हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फरमान खान बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पर। देखते हैं फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विभिन्न प्रकार के रोगों के लक्षण। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पादपों में होने वाले विभिन्न रोगों के बारे में पढ़ेंगे और उन रोगों के क्या लक्षण हो सकते हैं उनके बारे में जानेंगे और थोड़े बहुत उनके रोगजनक के बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, वायरस, वायरोइड, प्रियोन और बैक्टीरियोफेज और क्या बोलते हैं आद्य बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इन सारी टॉपिक्स के बारे में स्टडी की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। इस लेसन की सारी वीडियो आपको जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो हम हमारी आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो रोग होता है वो क्या होता है, रोली या कीट रोग, कीटट रोग, जिसे रस्ट भी बोलते हैं। देखो, रस्ट का मतलब क्या होता है, जंग लगना। क्या होता है, जंग लगना। अब देखो क्या होता है, पौधे के वायवीय भाग, वायवीय भाग कौन कौन से होते हैं भाई, जैसे पत्ती होता है, तना होता है और फल होता है ना। ये सारे के सारे पौधे के वायवीय भाग हैं। पर उभरे हुए जंगदार स्फोटों का प्रकट होना रोली रोग का लक्षण है। ठीक है ना। इस रोली रोग के अंदर क्या होता है, पौधे के जितने भी वायवीय भाग होते हैं उनके ऊपर क्या लग जाता है, जंग के जैसा क्या हो जाता है, धब्बे से लग जाते हैं। ठीक है ना। जंग के जैसे क्या लग जाते हैं, धब्बे, या स्फोटों का मतलब होता है धब्बे ही होता है। विस्फोटों का मतलब का प्रकट होना क्या है, रोली रोग का लक्षण है। अब देखना कि सत्य रोली जो होती है, ये रोग बैसिडियोमाइकोटा के गण यूरिडिनेल्स से संबंधित कवकों से होती है। अभी ये आपको बात याद रखनी है कि किन किन कवकों के द्वारा क्या होती है, रोली होती है। जैसे पक्सीनिया दे रखा है, पक्सीनिया जो होता है ये रोली फैलाता है। जैसे हम पढ़ेंगे, गेहूं के अंदर काली रोली है, गेहूं के अंदर भूरी रोली होती है ना। इसके अलावा पीली रोली है, एक सफ़ेद रोली होती है। तो हम पढ़ेंगे आगे वाले लेसन्स में, जो प्लांट पैथोलॉजी के और लेसन है हमारे, उसमें हम देखेंगे कि जो गेहूं के अंदर रोली जो रोग होता है वो कौन, पक्सीनिया नामक कवक फैलाता है। तो आपको ये याद रखनी है, बैसिडियोमाइकोटा के गण किससे संबंधित है भाई, यूरिडिनेल से संबंधित कवक पक्सीनिया द्वारा होती है। अब देखना, स्फोटों के रंग के आधार पर, मतलब जो वायवीय भागों के ऊपर धब्बे दिखाई दे रहे हैं, है ना, जंगदार धब्बे दिखाई दे रहे हैं, उनके रंग के आधार पर रोली कई प्रकार की हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया, देखो रोली कई प्रकार की हो सकती है। जैसे देखें, गेहूं की काली रोली, ये देखें गेहूं की काली रोली, पीली रोली एवं भूरी रोली। इसके अलावा सफ़ेद रोली भी होती है। इसके अलावा क्या होती है, सफ़ेद रोली भी होती है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। दूसरा हमारा जो क्या है, दूसरा हमारा जो रोग है वो है कंड या कंडवा। कंड या कंडवा क्या होता है, देखना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्मट बोलते हैं। देखो, स्मट का अर्थ क्या होता है, कजली या कोयले जैसा चूर्ण होता है। इसमें क्या होता है, कंडवा या कंड रोग के अंदर पौधे के जो वायवीय भाग होते हैं उसमें क्या होता है, मतलब जो क्या होता है, जो वायवीय भाग होते हैं उसमें क्या होता है, पुष्प जो होता है, पुष्प के अंदर दानों के स्थान पे क्या बन जाते हैं, काले काले रंग का पदार्थ सा बन जाता है। हम पढ़ेंगे उसे कंड या कंडवा कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जौ के अंदर कंडवा होता है। ठीक है। तो पौधे के ग्रसित भागों पर, पौधे के ग्रसित भागों पर काला चूर्ण बनना कंड रोग के लक्षण है। अधिकांशतः ये काला चूर्ण पौधे के पुष्पीय भागों में बनता है, मैंने आपको बता दिया। देखिए, वैसे तो क्या हो सकता है, पौधे के ग्रसित भाग में कहीं भी बन सकता है कंडवा, है ना, मतलब काला पाउडर सा या काला चूर्ण सा बन सकता है। परंतु क्या होता है, पौधे के जो वायवीय भाग होते हैं, मतलब पुष्प के अंदर जो दाने होते हैं, दानों के स्थान पर क्या होता है, काले काले रंग का पाउडर सा या चूर्ण सा बन जाता है। ठीक है। पुष्पीय भागों में ये जो रोग के लक्षण ज़्यादा प्रकट होते हैं। ठीक है ना। लेकिन कुछ फसलों में जड़, तना, पत्ती इत्यादि पर भी प्रकट होते हैं। लेकिन कुछ फसलें ऐसी हैं जिसमें काला चूर्ण जो होता है ना, वो क्या होता है, या कंडवा जो होता है, जड़, तना और पत्ती इत्यादि पर भी प्रकट होते हैं। कंड रोग जो होता है ये भी क्या होता है, बैसिडियोमाइकोटा के गण, याद रखिएगा भाई आप, अस्टिलेजिनेल्स। ठीक है ना, कौन सा है, अस्टिलेजिनेल्स से संबंधित कवकों, नाम दे रखा है ओस्टिलेगो द्वारा होता है। याद रखिएगा आप, कंडवा जो रोग होता है ओस्टिलेगो नामक कवक से होता है। हम पढ़ेंगे आगे वाले पाठों में। ठीक है। अब देखिए, जो गेहूं का अनावर्त कंड, ये देखिए एग्जाम्पल दे रखा है। जैसे
गेहूं का अनावर्तकंड और जौ का आवर्तकंड इत्यादि रोग के उदाहरण हैं। हम डिटेल से पढ़ेंगे जौ के आवर्तकंड के रोग के बारे में और गेहूं के अनावर्तकंड के रोग के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। कंड रोग के अंदर क्या बनता है, काला चूर्ण से बन जाता है पौधे के अंदर, ठीक है। ज़्यादातर कहाँ बनता है, पुष्पीय भागों में बनता है, परंतु इसके अलावा जड़, तना, पत्ती में भी बन सकता है। और ये याद रखिएगा बेसिडियोमाइकोटा के, क्या देखिए ये जो क्या होता है, ये बेसिडियोमाइकोटा के याद रखिएगा आप, ये रहा, ठीक है। ये क्या है, बेसिडियोमाइकोटा के गण जो है अस्टिजिनेलिस से संबंधित का ऑस्ट्रेलेगोस होता है। ये ऑस्ट्रेलेगोकॉक्स हो रहा है, ऊपर वाला हो रहा था पक्सीनिया का वक्स, वो भी बेसिडियोमाइकोटा का ही था, पर वो यूरिडिनल्स गण था वो इसका, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं मृदुल रोमिल आसहिता, इसके बारे में पढ़ते हैं। मृदुल रोमिल आसहिता क्या होती है, ये देखिए। अच्छा याद रखिए, ऊपर वाले जितने भी दोनों रोग पढ़े थे हम, वो कवकों के द्वारा होते हैं, ठीक है ना। ये रोग भी कवक के द्वारा होता है। मृदुल आसहिता में देखते हैं कि मृदुल आसहिता क्या होती है, इसे डाउनी मिल्ड्यू भी बोलते हैं। पत्तियों की निचली सतह पर क्या होते हैं, कवकीय वर्दी जो होती है ना, उसे क्या बोलते हैं, मृदुल रोमिल आसहिता या तुलासिता बोलते हैं। याद रखिए, जब पत्तियों की निचली सतह पर कवकीय वर्दी दिखाई दे तो वो किस रोग के लक्षण है, मृदुल रोमिल आसहिता या तुलासिता के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। मृदुल रोमिल आसहिता रोग करने वाले कवक अविकल्पी परजीवी होते हैं। याद रखिए, मृदुल रोमिल आसहिता जो क्या होंगे, करने वाले जितने भी कवक होंगे वो क्या होते हैं, अविकल्पी परजीवी होते हैं। अविकल्पी परजीवी के बारे में मैंने आपको बता रखा है, मतलब ये सिर्फ क्या कर सकते हैं, परजीवी के ऊपर ही वृद्धि कर सकते हैं, ठीक है ना। इनके पास और कोई विकल्प नहीं होता, ठीक है। ये क्या होता है, याद रखिए, जो ऊमाइकोटा के गण पैरनोस्पोरेल से संबंधित होते हैं, ये आपको याद रखना है। ये ऊमाइकोटा के गण पैरनोस्पोरेल्स से संबंधित कवक होते हैं। इसका एग्जांपल दे रखा है, जैसे स्केलरोस्पोरा, क्या दे रखा है, स्केलरेस्पोरा। एग्जांपल दे रखा है बाजरे व अंगूर की मृदुल, ये देखिए एग्जांपल दे रखा है इसका बाजरा व अंगूर की मृदुल आसहिता। इन दोनों आसहिताओं के बारे में हम पढ़ेंगे, आपकी किताब में डिटेल से दे रखा है। इसको तुलासिता भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा। अब देखते हैं चूर्णिल आसहिता। चूर्णिल आसहिता क्या है, बिल्कुल उल्टा है, मृदुल रोमिल आसहिता का बिल्कुल उल्टा क्या है, चूर्णिल आसहिता है। इसमें क्या होता है, पत्ती की ऊपरी सतह पर क्या दिखाई देती है, कवकीय वर्दी, और ऊपर वाले में क्या दिखाई देती है, पत्ती की निचली सतह पर, और मतलब जो मृदुल रोमिल आसहिता है उसमें पत्ती की निचली सतह पर कवकीय वर्दी दिखाई देती है। तो देखिएगा, इसे छाछा रोग के भी नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और ऊपर वाले को तुलासिता। इसमें क्या होता है, मुख्यतः पत्तियों की ऊपरी सतह पर सफ़ेद चूर्ण जैसी कवकीय वृद्धि होती है को क्या बोलता है, चूर्णिल आसहिता या छाछा रोग कहते हैं। छाछा रोग करने वाला कवक अविकल्पी परजीवी होता है, ये भी अविकल्पी परजीवी होता है। जो एस्कोमाइकोटा के, ये याद रखिए, जो एस्कोमाइकोटा के गण एरिसाइफेल्स से संबंधित कवकों का होता है। इसका एग्जाम्पल दे रखा है अभी, जैसे एरिसाइफी कवक होता है, हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल यहाँ लिखा होगा, देखिए एरिसाइफी द्वारा होता है, ये देखिए एरिसाइफी कवक द्वारा होता है। हम पढ़ेंगे बेर का छाछा रोग, आपके 8वें पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे, वहाँ पर आपका बेर का छाछा रोग दे रखा है, द्वारा होता है, ठीक है ना। मटर व बेर का छाछा रोग, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखिए आ गया पत्ती धब्बा। पत्ती धब्बे के अंदर क्या होता है, पत्तियों के अंदर एक निश्चित क्षेत्र की कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं, जिससे क्या होते हैं, वहाँ से पत्ती भूरे से रंग की पड़ जाती है, काले से रंग की हो जाती है। इस प्रकार पत्ती के ऊपर क्या बन जाते हैं, धब्बे। एग्जाम्पल माने ये पत्ती है, ये क्या है, मान लीजिए पत्ती। तो पत्ती धब्बा रोग में क्या होता है, पत्ती के एक निश्चित स्थान है, मान लीजिए कोई पत्ती का एक निश्चित स्थान है, यहाँ से यहाँ पे क्या हो जाती हैं, इतने बाकी कोशिकाएं मर गई, यहाँ पर इतने बाकी कोशिकाएं मर गई, यहाँ पर इतने बाकी कोशिकाएं मर गई। तो कोशिकाओं के मरने से वहाँ पे क्या हो जाता है, पत्ती वहाँ से कैसी हो जाती है, भूरे या काले रंग की हो जाती है। इस प्रकार पत्ती के ऊपर धब्बे जो बन जाते हैं, उस रोग को क्या बोलते हैं, पत्ती धब्बा बोलते हैं। देखिएगा इसके पढ़ते हैं बारे में अब। जब पत्ती की कोशिकाएं एक निश्चित क्षेत्र तक मर जाती हैं, तब मृत उत्तक भूरे या काले रंग के हो जाते हैं, जो उनको पत्ती धब्बा कहते हैं। जैसे मूंगफली का पत्ती धब्बा, पत्ती धब्बा को टिक्का रोग भी बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। पर्णकुंचन, इसको समझिएगा भाई, पर्णकुंचन क्या होता है। पर्णकुंचन के अंदर क्या होता है, आपकी जो पत्ती होती है, आपकी जो क्या होती है, पत्ती होती है, वो क्या होती है, कुंचित हो जाती है, मतलब विरूपित हो जाती है, उसकी आकृति बिगड़ जाती है। समझ में आ रही है मेरी बात। देखना, पर्णकुंचन का मतलब होता है लीफ कर्ल, कर्ल का मतलब होता है किसी चीज़ का मुड़ना,
पत्तियां विरूपित एवं स्थूल होने के कारण, स्थूल का मतलब होता है छोटा, ठीक है, पत्तियां विरूपित तथा स्थूल होने के कारण मेहराब और व्यावर्त होकर सिकुड़ जाती हैं। पत्तियों की इसमें आकृति क्या हो जाती है, विरूपित हो जाती है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है पत्ती की संरचना, ठीक है ना। तो पत्तियां विरूपित तथा स्थूल होने के कारण कहती है मेहराब। मेहराब क्या होता है, इस तरीके से होता है मेहराब, समझ में आ रही है, इस आर्क लाइक बोल सकते हैं आप एक मेहराब, ठीक है ना, इस तरीके से ये मेहराब के जैसा होता है। मेहराब एवं व्यावर्त होकर सिकुड़ जाती हैं, व्यावर्त इस तरीके से हो जाती हैं पत्तियां, यूँ मुड़ जाती हैं आपस में, ठीक है। तब इस प्रकार के लक्षणों को क्या बोलते हैं, पर्णकुंचन बोलते हैं। एग्जाम्पल है टमाटर का और कपास का पर्णकुंचन रोग, ठीक है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब आ गया उल्टा सूखा या शीर्षारंभी सूखा, इसके बारे में देखना डाईबैक। इसमें पादप क्या होता है भाई, इसमें पादप शीर्ष भाग से लेके आधार भाग की तरफ क्या होता है, सूखता चला जाता है। उल्टा सूखा नाम ही देखिए, या शीर्षारंभी सूखा, जब पौधा या वृक्ष चोटी से होकर नीचे की तरफ सूखता है तो उसे उल्टा सूखा रोग कहते हैं। एग्जाम्पल है मिर्च व नींबू का उल्टा सूखा रोग, ठीक है। अब आ गया अंगमारी, ठीक है। अंगमारी रोग आपने सुना हुआ है भाई, कहीं ना कहीं नाम सुना है, जैसे अपने पढ़ा था आलू की पछेती अंगमारी, सुना हुआ है भाई आपने, आलू की पछेती अंगमारी, ठीक है ना। आलू की पछेती अंगमारी आपने कहाँ सुना है, आयरिस दुर्भिक्ष, हमने ऊपर पढ़ा था 5वें पार्ट में शुरू में। तो जो आयरलैंड में जो अकाल पड़ा था वो इसी रोग के कारण पड़ा था, आलू की पछेती अंगमारी के कारण। अब देखिए अंगमारी या झुलसा का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लाइट, का अर्थ है झुलसना या जली आकृति से है। पौधे के क्या होते हैं अंग, जैसे पत्ती, पुष्प, तना की सामान्य एवं शीघ्र मृत्यु होना अंगमारी या झुलसा कहलाता है, ठीक है। पौधे के जो अंग होते हैं पत्ती, पुष्प या तना, इनका शीघ्र ही मृत्यु होना क्या कहलाता है भाई, अंगमारी या झुलसा कहलाता है। उदाहरण है आलू व टमाटर की अगेती व पछेती अंगमारी, ठीक है ना। अब आ गया आर्द्र पतन या आर्द्र गलन, इसमें क्या होता है देखिए, आर्द्र पतन या आर्द्र गलन में डैम्पिंग ऑफ बोलते हैं इसको, देखना। मृदा सतह के समीप नवजात अर्थात छोटे कोमल पौधों का तना क्या होता है, गलना तथा जमीन पर गिरना आर्द्र गलन कहलाता है। एग्जाम्पल टमाटर व मिर्च का आर्द्र गलन। आर्द्र गलन में क्या होगा, जो छोटे या कोमल पौधे होते हैं उनके तने का गल जाना और ज़मीन पर गिर जाना हो क्या कहलाता है, आर्द्र गलन रोग के लक्षण, ठीक है। अब देखिए गलन या विगलन या सड़न, रूट बोलते हैं इसको, कवक एवं जीवाणु के संक्रमण से पौधे के कोमल ऊतकों का विघटन, मुलायम एवं बदरंग होना गलन कहलाता है। सिंपल है भाई, क्या कवक या जीवाणु के संक्रमण से क्या होना भाई, पौधे के कोमल ऊतकों का विघटन होना, नष्ट हो जाना, मुलायम होना और बदरंग होना क्या कहलाता है, गलन कहलाता है। पादप अंगों पर आक्रमण के आधार पर सड़न कई प्रकार की हो सकती है, जैसे जड़ गलन, अगर जड़ गल गई, गलन, फल सड़ गया, तना गलन, तना सड़ गया, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखिए आगे हम देखते हैं कि मलानी या उगटा या मुरझान, इसके बारे में जानते हैं अभी। देखिएगा कि क्या होता है, पौधे के भागों का, ये सुनिएगा अभी, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ कि मलानी उगटा या मुरझान क्या होता है अभी सुनिए। इस रोग के अंदर क्या होता है, मलानी उगटा या मुरझान हम पढ़ेंगे अभी, जैसे अमरूद का मलानी या अमरूद का उगटा या अमरूद का मुरझान रोग पढ़ेंगे 8वें पार्ट के अंदर आएगा आपने। मलानी रोग के अंदर क्या होता है अभी आपका, पौधे के जो संवहन ऊतक होते हैं, मतलब जाइलम और जो फ्लोएम होते हैं, पौधे के संवहन ऊतक जो होते हैं उसके अंदर कवकीय वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, कवकीय वृद्धि हो जाती है। ज़्यादातर तो जाइलम के अंदर होती है, पौधे के जो जाइलम ऊतक होता है उसके अंदर कवक की वृद्धि हो जाती है, जिससे जाइलम पूरी तरीके से बंद हो जाता है। अब जाइलम पूरी तरीके से बंद हो गया तो क्या होगा भाई, पौधे के ऊपरी भागों तक क्या नहीं पहुंच पाएगा, पानी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि जाइलम ही क्या करके, जाइलम ऊतक ही क्या करता है, जल का संवहन करता है। इस वजह से अगर खेत में पानी उपलब्ध भी होता है ना तो पौधा खड़े खड़े सूखने लग जाता है, क्योंकि ऊपरी भागों तक पानी नहीं पहुंच रहा। और पानी ना पहुंचने का कारण क्या है कि पौधे के जाइलम के अंदर क्या हो जाती है, जो कवकीय वृद्धि हो जाती है, जिस वजह से वो जाइलम की जो क्या होती है अभी वाहिकाएँ होती हैं, वाहिनिकाएँ होती हैं, वो सारी की सारी ब्लॉक हो जाती हैं, ठीक है। इस वजह से पौधा क्या होता है, सूख जाता है, उसकी पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं और वो पौधा क्या हो जाता है, लास्ट में मर जाता है। इस रोग को इसलिए मलानी उगटा या मुरझान रोग बोलते हैं, ठीक है। कि देखिए पौधे के भागों का शिथिल होकर मुरझाना,
अचानक सूख जाना मलानी रोग कहलाता है। अचानक क्यों सूखेगा, मैंने बताया, पौधे में पानी की कमी से पौधा मुरझा जाता है, जिसके पीछे मूल तंत्र की क्षति, जल संवहन वाहिनियों की आंशिक मुंहबंदी इत्यादि, या रोगजनक द्वारा स्रावित जहरीले पदार्थ इत्यादि मलानी के कारण हो सकता है। कि मलानी रोग का कारण क्या हो सकता है, या तो जड़ नष्ट हो जाए, जड़ नष्ट हो जाएगा तो भी पानी का संवहन नहीं हो पाएगा, भी जल अवशोषित नहीं हो पाएगा पौधे द्वारा, या संवहन ऊतकों के अंदर जो वाहिनियाँ होती हैं उनके अंदर कवक की वृद्धि हो जाए तो वाहिनियाँ ब्लॉक हो जाएंगी तो ऊपर तक पानी नहीं पहुँच पाएगा। या रोगजनक जो होता है इसका पदार्थ, इसका रोगजनक जो होता है हम देखेंगे वो क्या करे, जहरीले पदार्थों का स्त्रावण करे, उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, पौधा मुरझा जाता है ये और सूख जाता है। ठीक है ना, ये मलानी रोग के कारण हो सकते हैं। उदाहरण है अरहर व कपास का मलानी रोग। हम कपास के मलानी रोग के बारे में पढ़ेंगे, अमरूद के मलानी रोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अरहर का मलानी रोग आपके नहीं दरका। लास्ट देखते हैं अभी चितेरी या मोजेक क्या होता है। हमने पढ़ा है अभी ऊपर, हम कई बार पढ़ चुके हैं तंबाकू का मोजेक रोग। तो मोजेक रोग में क्या होता है, चितेरी या मोजेक में सामान्य हरे उत्तकों के साथ साथ हल्के हरे या पीले धब्बों का अनियमित रूप से बिखरे हुए होना मोजेक रोग का लक्षण कहलाता है। हरे उत्तकों के साथ क्या होता है, हल्के हरे या पीले रंग के धब्बों का अनियमित रूप से बिखरे हुए होना। तंबाकू के अगर क्या तंबाकू के पाता पर हरे उत्तकों के साथ साथ पीले हल्के हरे रंग के या पीले रंग के क्या धब्बे से दिखाई दे रहे हैं तो क्या मोजेक रोग के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। अब देखिए हम आगे बात करते हैं किसके बारे में, हमारा जो आगे टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। अब हमारे कुछ एक और रह गए भी, जैसे फाइलोडी रह गया, फाइलोडी और स्क्रैब रोग के लक्षण रह गए। फाइलोडी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। देखिए पुष्पीय भाग जैसे क्या होते हैं, आपने पढ़ा होगा उमंग, जयांग, और क्या होता है भाया दलपुंज। तो पुष्पीय भागों का पत्ती के समान सदस्य में संरचना में बदलना क्या कहलाता है, फाइलोडी रोग कहलाता है। एग्जाम्पल है तिल का फाइलोडी। स्कैब देखना भी, स्कैब क्या होता है, पौधों के अंगों पर खुरदरा एवं पपड़ी के समान क्या होता है, रोगग्रस्त क्षेत्र को स्क्रैब बोलते हैं, जैसे सेब का स्केब रोग। ठीक है, ये थे हमारे कुछ रोग थे और इनके लक्षण थे। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम हमारे अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। देखिए हमारे अगले टॉपिक का नाम क्या है, अभी देखिए पादप रोग प्रबंधन के सामान्य सिद्धांत। मैं आपको आज बेसिक बता देता हूँ कि पादप रोग प्रबंधन होता क्या है और पादप रोग प्रबंधन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। देखिए ढंग से सुनिएगा इसको, क्या है ये, इससे जो क्वेश्चन बनता है मैं आपको बता दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। कि विभिन्न रोगजनकों द्वारा उत्पन्न पादप रोगों का क्या होता है, किफ़ायती नियंत्रण करना पादप रोग विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। कि पादप रोग विज्ञान या प्लांट पैथोलॉजी का मेन उद्देश्य क्या है भाई, आपको याद रखना है कि प्लांट पैथोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, पादपों में फैलाए जाने वाले रोगों का क्या करना, नियंत्रण करना, या पादपों में होने वाले रोगों का नियंत्रण करना। ठीक है, रोगों को उत्पन्न होने से रोकना, रोगों को फैलाने वाले रोगजनकों के भागों की संख्या को कम करना तथा रोगों द्वारा होने वाले नुकसान को कम करने वाले सभी रोकथाम के उपायों को क्या करते हैं, रोग नियंत्रण उपाय के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, ये आपसे कोई पूछ ले रोग नियंत्रण उपाय क्या होते हैं, तो रोग नियंत्रण उपाय और कुछ नहीं है। अभी देखो रोग को कम करना, रोगजनक की क्या करना, संख्या को कम करना, या रोग द्वारा होने वाले नुकसान को कम करने के लिए जो भी विधि अपनाई जाती है या जो भी क्या करते हैं उपाय किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, रोग नियंत्रण उपाय किए जाते हैं। रोग के नियंत्रण का मतलब ये नहीं है कि भाई रोग को जड़ से ही खत्म कर देना। भाई रोग का नियंत्रण पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं हो सकता। नियंत्रण का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेना। अभी हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, देखना। ठीक है, रोग को पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं कर सकते भाई हम। ठीक है ना, रोग के क्या होते हैं, कुछ समय के लिए रोग को बस क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए ये देखिए क्या लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। कि देखिए लेकिन नियंत्रण शब्द जो होता है, देखिए नियंत्रण शब्द अंतिम स्थिति का भाव उत्पन्न करता है, अर्थात जैसे किसी समस्या का अंत हो गया हो। ठीक है, तो रोग नियंत्रण नहीं बोल सकते। अभी हम रोग नियंत्रण का मतलब है रोग को जड़ से ही हमने खत्म कर दिया, और कोई भी रोग कभी भी जड़ से खत्म नहीं होता। ठीक है ना, ऐसा तो है नहीं वो विश्व के किसी मतलब सारे भागों से ही वो रोग गायब हो जाए, नहीं भाई, कहीं ना कहीं तो वो रोग प्रकट होता ही है। ठीक है, तो रोग नियंत्रण की जगह हम रोग प्रबंधन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, रोग प्रबंधन शब्द का इस्तेमाल करना सही रहेगा, रोग नियंत्रण शब्द सही नहीं है भाई।
जबकि वास्तव में पादप रोग पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो पाते, ठीक है ना। अतः रोग नियंत्रण शब्द के स्थान पर रोग प्रबंधन शब्द का प्रयोग करना वास्तव में उपयुक्त और तर्कसंगत है, ठीक है ना। रोग प्रबंधन शब्द का इस्तेमाल करना सही रहेगा। दूसरी ओर प्रबंधन शब्द एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया और धारणा को प्रतिपादित करता है, ठीक है ना। प्रबंधन का मतलब क्या होता है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया, ठीक है। पर देखिए, प्रबंधन केवल रोगजनकों के उन्मूलन के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, अपितु रोग द्वारा होने वाली क्षति को कम करने या इसको एक आर्थिक हानि स्तर से नीचे रखने या इस स्तर को ऊपर या इस स्तर से ऊपर रोग के उत्पन्न होने को कम करने के सिद्धांत पर आधारित है। अभी कि रोग प्रबंधन का मतलब ये नहीं है कि देखो रोग प्रबंधन क्या होता है, ये रोग प्रबंधन जो है रोगजनक के उन्मूलन पर आधारित नहीं है अभी, ठीक है ना, कि रोगजनक को ही हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रबंधन के अंदर रोग से होने वाली क्षति को कम कर देंगे ताकि हमें ज़्यादा कम से कम आर्थिक नुकसान हो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ इसके अंदर की जाती है। अब देखिए, वास्तव में रोग प्रबंधन फसलों के उत्पादन में निरंतर समायोजन की आवश्यकता का सुझाव देता है। अतः रोग नियंत्रण शब्द के स्थान पर रोग प्रबंधन शब्द का इस्तेमाल करना तर्कसंगत है। तो इसमें बस यही है, अभी मेन आपको यही बात याद रखनी है कि रोग प्रबंधन के क्या है भाई, मतलब रोग प्रबंधन का मतलब पादप रोग विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। और रोग नियंत्रण के स्थान के शब्द के स्थान पर हमें रोग प्रबंधन शब्द का इस्तेमाल अधिक से अधिक करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे सामने ये आ गया कि ये आपको मेन बातें याद रखनी है। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे भी। सबसे पहले क्या थे, व्हाइट जेल ने पादप रोग नियंत्रण के सिद्धांतों को 4 भागों में बांटा। आपसे पूछ लेंगे कि पादप रोग नियंत्रण के सिद्धांतों को सबसे पहले किसने मतलब क्या किया, वर्गीकृत किया, या सबसे पहले पादप रोग नियंत्रण के जो सिद्धांत थे उनके बारे में किसने बताया था। देखना, व्हाइट जेल ने सबसे पहले पादप रोग नियंत्रण के सिद्धांतों को 4 भागों में, तो बहिष्करण, दूसरा उन्मूलन, तीसरा बचाव और चौथा प्रतिरक्षण में विभाजित किया, ठीक है। लेकिन पादप रोग प्रबंधन में उन्नति एवं नए विकसित किए गए उपायों को स्थान देने के लिए इसमें 2 और सिद्धांतों को, एक तो परिवर्जन और दूसरा उपचार को भी अपना लिया गया, ठीक है। पहले जो पादप रोग प्रबंधन के कितने सिद्धांत थे, 4 थे। व्हाइट जेल ने पादप रोग प्रबंधन के पहले कितने स्थान दिए थे, पादप रोग नियंत्रण के, ठीक है ना, पादप रोग नियंत्रण के कितने सिद्धांत दिए, 4 सिद्धांत दिए। परंतु अब वर्तमान में कितने सिद्धांत हो गए, पादप रोग नियंत्रण के कितने सिद्धांत है, 6 सिद्धांत है। पहले कौन कौन से थे, 4, वो याद रखना भी आपको। एक तो पहले था बहिष्करण, दूसरा था उन्मूलन, तीसरा था बचाव, चौथा था प्रतिरक्षण। अब 2 नए ऐड और कर लिए। 2 नए ऐड कौन से किए थे, ये भी आपको याद रखना है। परिवर्जन ऐड किए थे और उपचार को भी अपना लिया गया, ठीक है। इसलिए वर्तमान के अंदर कितने हो गए भाई, इसलिए वर्तमान के अंदर क्या होते हैं, पादप रोग नियंत्रण के कितने सिद्धांत हैं, 6 सिद्धांत है। पहला देखिए परिवर्जन है, दूसरा कौन सा है, देखिए दूसरा आपका क्या है, बहिष्करण है, तीसरा है उन्मूलन, चौथा है बचाव, पांचवा प्रतिरोधकता और छठा क्या है, उपचार है, ठीक है। कौन कौन से हैं देखिए, पहला है आपका परिवर्जन, दूसरा है बहिष्करण, तीसरा है उन्मूलन, चौथा बचाव, पांचवा प्रतिरोधकता और छठा क्या है, उपचार। देखिए अभी मैंने आपको बेसिक क्या है, जो क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको बेसिक इन सिद्धांतों के बारे में बताया। इन सिद्धांतों के बारे में हम कल डिटेल से स्टडी करेंगे। अभी अगर मैं इन सिद्धांतों कराऊंगा थोड़ी वीडियो लंबी ज़्यादा हो जाएगी, इस वजह से मैं नहीं करवा रहा, ठीक है। हम कल दोबारा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप ये इतना अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप मेरे इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करना बड़ा ज़रूरी है, अभी शेयर करना कंपलसरी है। आप शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड सर्कल में या और जो भी आपका कोई भी स्टूडेंट्स, बड़ा छोटा भाई बहन कोई भी है जो एग्रीकल्चर है जिसके पास, और जो ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है आप उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसका फ़ायदा ये होगा, हम डेली एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की वीडियो डालते हैं, ठीक है।
तो आप उन वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। सुबह 11:30 बजे और 12 बजे आपको वीडियो हमारे चैनल पर डेली मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।